हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है मोल और दूसरा है सीमांत अभिकर्मक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल क्या होता है। तो अगर हम किसी पदार्थ को लेते हैं तो उस पदार्थ की वह मात्रा जिसमें इस पदार्थ का 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित हो, तो हम उस मात्रा को इस पदार्थ का एक मोल कहते हैं। यानी हम देख रहे हैं कि जो एक मोल है वो पदार्थ की एक मात्रा है जिसमें इस पदार्थ का इतना कण उपस्थित होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये कण जो है परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर पदार्थ परमाणविक अवस्था में है तो हम देखेंगे कि उस पदार्थ में इतने परमाणु उपस्थित होंगे। अगर पदार्थ आणविक अवस्था में होगा तो एक मोल में इतने अणु उपस्थित होंगे, और अगर पदार्थ जो है आयनिक अवस्था में होगा तो उसके एक मोल में हम देखेंगे कि इतने ही आयन उपस्थित होंगे। तो इसे हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 कण यानी अणु, परमाणु या आयन उपस्थित हों, पदार्थ का एक मोल कहलाती है। अब हम इसी परिभाषा को एक और तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कार्बन 12 तत्व के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या भी इतनी ही होती है। तो कार्बन 12 का मतलब क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन जिसका परमाणु भार जो है 12 होता है और एक कार्बन जिसका परमाणु भार 14 होता है। तो यहाँ 12 परमाणु भार वाले कार्बन को लिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इस तत्व का 12 ग्राम लेते हैं तब भी उसमें इतने ही परमाणु होंगे। तो यहाँ से हम डेफिनेशन देंगे कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 तत्व के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो पदार्थ की वह मात्रा पदार्थ का एक मोल कहलाती है। तो इसी बात को हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। तो पदार्थ की वह मात्रा पदार्थ का एक मोल कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हम कोई पदार्थ के किसी पदार्थ का हम जो कि आणविक अवस्था में है उस पदार्थ के 1 ग्राम अणु को हम लेते हैं तो उसमें इस मात्रा में अणुओं की जो संख्या होती है वो बराबर होती है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में, मतलब इतनी मात्रा में परमाणुओं की संख्या के। मतलब हम पदार्थ का 1 ग्राम अणु लें तो उसमें अणुओं की संख्या बराबर होगी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या के, और ये दोनों संख्याएं बराबर होती हैं 6.022 × 10⁻23 के। तो अभी हमने देखा था कि इतने कण जिस मात्रा में होंगे वो मात्रा एक मोल कहलाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम अणु जो होगा वो पदार्थ का एक मोल कहलाएगा। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इतनी मात्रा में तत्व परमाणुओं की संख्या इतनी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मात्रा भी इस तत्व का एक मोल कहलाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि किसी आणविक पदार्थ का एक मोल जो होगा वो उसके 1 ग्राम अणु के बराबर होगा, और किसी तत्व का एक मोल जो होगा वो उसके 1 ग्राम परमाणु के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम परमाणु क्या होता है। तो हम देखते हैं कि अगर अणु भार को ही ग्राम में लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं 1 ग्राम अणु। यानी जैसे मान लीजिए कि इस पदार्थ का हम देखते हैं कि एक अणु का जो अणु भार है 26 है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि इस पदार्थ का जो 1 ग्राम अणु होगा वो 26 ग्राम हो जाएगा। मतलब जितने भी पदार्थ का अणु भार होगा बस उसको ग्राम में लिख देंगे तो वही उसका 1 ग्राम अणु होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि तत्व का हम परमाणु भार देखेंगे। मान लीजिए तत्व का परमाणु भार 2 है तो 2 को ही अगर हम ग्राम में लिख देते हैं यानी 2 ग्राम जो होगा वो इसका 1 ग्राम परमाणु हो जाएगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम परमाणु भार हो जाएगा। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं सीमांत अभिकर्मक। तो इसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम यहाँ पे एक उदाहरण समझ लेते हैं, फिर आसानी से डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे अमोनिया गैस बन रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है
आगे उसके 1 है, यानी उसका 1 मोल जो है हाइड्रोजन के 3 मोल से अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे अमोनिया का हमें 2 मोल प्राप्त होगा। तो मान लीजिए कि अगर हम नाइट्रोजन का 1 मोल लेते हैं और हाइड्रोजन का 4 मोल, तो हम पाते हैं कि चूँकि हमें केवल 3 ही मोल की आवश्यकता थी, इसलिए यहाँ पे 1 मोल जो है शेष बच जाएगा और बाकी का 3 मोल जो है नाइट्रोजन के 1 मोल से अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके यहाँ पे 2 मोल अमोनिया गैस बन जाएगी। मतलब कि हम देख सकते हैं कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो कुछ अभिकारक ऐसे होंगे जो पूरी तरह से उपयोग हो जाते हैं, जबकि कुछ अभिकारक जो हैं वो शेष बच जाते हैं। तो हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा अभिकारक जो पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाता है उसी को हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। और हम देखते हैं कि इसी के द्वारा हमको पता चलता है कि हमारा उत्पाद कितना मिलने वाला है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन की मात्रा को कितना भी बढ़ा लें, हम देख सकते हैं कि उससे अमोनिया ज़्यादा नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वही बताएगी कि हमें अमोनिया जो है कितनी मात्रा में मिलेगा। इसमें हम जितना भी अधिक बढ़ाएंगे बाकी सब शेष बच जाएगा। तो इस तरह से हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि सीमांत अभिकर्मक वह अभिकारक पदार्थ है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि दोनों ही अभिकारक है। अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ होते हैं अभिकारक होते हैं और अभिक्रिया के बाद जो होते हैं उत्पाद होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सीमांत अभिकर्मक क्या है, वह अभिकारक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका पूर्ण रूप से उपयोग हो जा रहा है तथा बने उत्पाद की मात्रा को सीमांकित करता है और उत्पाद की मात्रा कितना बनेगी ये भी इसी पर निर्भर करती है। तो इस पदार्थ को, इस अभिकारक को ही हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेसन था यानी रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ मेन टॉपिक्स को हमने देख लिया है और अब अगली वीडियो में हम इकाई 2 पढ़ेंगे।